नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री बाय स्टोरी टेलिंग। ये एक नया इनिशिएटिव है, तो आप लोगों ने जैसा समर्थन दिया था उसी के आधार पे हम इसका कर रहे हैं और जैसा फीडबैक रहता है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या, हिस्ट्री को आपको कहानियों के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कहानी आपको पता होगी तो आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और कम समय में कर सकेंगे। क्योंकि छोटे एग्जाम वालों को एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फैक्चुअल वन लाइनर ही आता है, तो आपको कहानी इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अगर तुक्का मारना है तो आगे पीछे की चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे दो फैक्ट्स हैं उनके बीच की कहानी अगर पता होगी तो उनको लिंक करना आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए ये स्टार्टअप लेके आए हैं आज से, और इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, और थोड़ा सा पृथ्वी का, कि पृथ्वी पे कैसे महाद्वीप का विभाजन हुआ और कैसे उसको इरा को हम काउंट करते हैं। तो ये रट भी सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और आपको काम आएगा निश्चित रूप से। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, हम सभी सबसे ज़्यादा, अभी कोई भी निश्चित थ्योरी नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम मानते हैं उसको हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी मानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आज तक मान्य है, थ्योरी मानी जाती है बिग बैंग, कि वो विस्फोट हुआ। ये ज्योग्राफी की बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं सीधे अर्थ पर। अर्थ पे क्या हुआ, सबसे पहले एक ही द्वीप था, केवल एक जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, महामहाद्वीप भी कहते हैं, जिसका नाम पेंजिया था, जो कि बीचों बीच में था। कैसे था मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको डायग्राम भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे ये पेंजिया था और ये पूरी अर्थ है, तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, आसपास चारों तरफ। केवल एक ही द्वीप था, इसमें से जितने आप आज के कॉन्टिनेंट देखते हैं 7 बड़े बड़े, ये सब कुछ नहीं था, सब मिलके एक ही था, इस जिसे स्थल कहते हैं। पेंजिया उसका नाम था, इसका नाम पैंथालासा था, ठीक है। बाद में ये टूटा और बिखरा, और जो उत्तर का पार्ट टूट के ऊपर की तरफ गया, ये हो गया कौन सा, चाइना हो गया, रशिया इधर हो गया, ऊपर का यूरोप हो गया, और इधर उत्तर अमेरिका हो गया। जो नीचे गया दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। जी हाँ, भारत और मेडागास्कर, अफ्रीका सब जुड़े हुए थे। भारत जो टूट के निकला, खासतौर से जो गोंडवाना लैंड कहलाता है, और हाँ, जो ऊपर का लैंड था जो टूटा उत्तर की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ, वो अंगारा लैंड था। नीचे का पार्ट जो क्या था, वो गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी की जो भारत है, भारत का जो नीचे का हिस्सा वो गोंडवाना लैंड आज भी उस नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि भारत जब इतना था शुरुआत में, ठीक है। जब ये हिमालय जाके टकराया, मतलब हिमालय तो बाद में बना टकराने से, जब ये यूरेशियन प्लेट से, यूरोप और एशिया की जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराया, तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था उसको जो है ना टेथिस सी कहते हैं, जिसे टकरा के यहाँ पे हिमालय का एवोल्यूशन हुआ, और उत्तर का मैदान जहाँ हम रह रहे हैं, यूपी, एमपी, पंजाब और ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये बना। उसके बाद पूरा आज का भारत हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सिंपल सी। इसके बाद कई विभाजन हुए। हमारा जो भारत है, अगर पूछा जाए कभी भी, तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे अर्थ का डिवीज़न हुआ इराज में। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और आपको बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये सिर्फ तुक्का मारने में ही काम आएगी, बाकी कहीं काम नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा देखिए, सबसे पहले ये इपोक, पीरियड, वर्ष, पूर्व, ये सब होता है। सिंपल सी जो आपको याद रखनी है, पहला तो प्री पैलियोजोइक है, उसके बाद पैलियोजोइक। इसमें इतने पार्ट है 6, इसको ऐसे याद करिए। 60 करोड़ से 22 करोड़, 22.5 करोड़ के बीच में पैलियोजोइक युग था। पैलियोजोइक है, उसके बाद मेसोजोइक है, फिर सेनोजोइक है, उसके बाद नियोजोइक है, जो कि आज का चल रहा है, ठीक है। टोटल 4 युग हैं, ठीक है। तो उसको कैसे याद करना है, कॉस, डीस, कैप, कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वेरियम और डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पार्मिनियन, ठीक है। और मेसोजोइक में 3 आते हैं, जुरासिक, जिसमें डायनासोर की उत्पत्ति हुई, ये है TCJ, ठीक है। ट्रियासिक, जुरासिक, सॉरी TJC है, जुरासिक और क्रिटेसिस, ठीक है। इसके बाद सेनोजोइक युग, ठीक है, इसको पियोम्प करके याद करिए। ये 7.5 करोड़ तक था, ये 7 करोड़ से लेकर 10 लाख वर्ष तक रहा है, ठीक है। सॉरी 1 करोड़ तक रहा है, 1 करोड़ तक, ठीक है। 10 लाख कह सकते हैं इसको वैसे, ठीक है, क्योंकि ये बीच का एरिया है ना। और ये ऊपर नीचे रहता है, कहीं पे ज़्यादा जल्दी लग जाता था, कहीं पे बाद में लगता था, ठीक है। तो ये हो गया पियोम्ब, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। इससे याद करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक। कॉस, डी कैप और पियोम्ब से और TJC से। नियोजिक का चतुर्थ युग जो चल रहा है आजकल का, ये 10,000 शताब्दी तक रहा है, और ईसा पूर्व की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उससे पहले की बात चल रही है सारी। और 1-2 हज़ार साल इनके बीच में कुछ नहीं होता। जब करोड़ों की बात चल रही है तो 1,000-2 साल मतलब कुछ नहीं होता है। इस समय आज हम होलोसीन के युग में रह रहे हैं, जो कि 10,000 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं 10,000 साल पहले से लेकर आज तक की पढ़ते हैं। अब इस 10,000 साल पहले से लेकर आज तक का जो डिवीज़न हुआ है वो कैसे हुआ है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस को आप देखेंगे। सिलेबस को अगर देखा जाए, हिस्ट्री अगर इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए, क्योंकि अफ्रीका में जल्दी जल्दी लग गए थे, किसी अन्य महाद्वीप में इवोल्यूशन जल्दी हुआ था जीवन का, और उसमें जल्दी प्रगति भी हुई थी। तो अलग अलग एरिया का अलग अलग है, हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। एंशिएंट जो युग है
वो जैसा कि जोड़ते हैं 647 एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, इस पर भी बात कर लेंगे। बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, ये क्या होता है। मेडिवल, प्री मेडिवल संगमकालीन, जैसे 600 शताब्दी से लेकर 1200 शताब्दी के बीच में चलता है, जिसे राजपूत काल भी कह सकते हैं। इसके बाद मेडिवल 1206 से लेकर यहाँ जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जब जिस दिन मृत्यु हुई थी किसकी, औरंगजेब की, वहाँ तक का मेडिवल एक कहलाता है। ये सल्तनत युग हो गया, ये मुगल एम्पायर हो गया, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न तो जानते ही 1707 से लग गया था 1947 तक, और 1947 से जो अभी तक का है वो कंटेम्प्रेरी या समकालीन भारत कहलाता है। ये पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, पीसीएस का भी सिलेबस अब हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था रामचंद्र शर्मा, सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं आईएएस और पीसीएस के प्री में, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कैसे काम हुआ। देखिए क्या होता है ना, जब हम बात कर रहे हैं, अब हम आज से काफ़ी साल पहले जा रहे हैं। पैलियोलिथिक एक, मेसोलिथिक एक और नियोलिथिक, जिसे पूरा पाषाण काल कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये पाषाण युग की बात है, जैसे कि मैंने बात किया था, अभी तो सिलेबस देख लिया है इसमें। इसके बाद नियोलिथिक, ये नव पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग आता है। वैदिक युग के बाद फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन और हजारों संप्रदाय का जन्म होता है, जिससे बौद्ध जैन धर्म उभर के आते हैं और दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। आज भी दे सकते हैं, बौद्ध जैन धर्म आज भी जीवित है और फल फूल रहे हैं, ठीक है, और दुनिया को रूपांतरित किया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद मौर्यन एम्पायर आता है, और पद्म जो नंद वंश आता है, फिर मौर्यन आता है, फिर शुंग आता है, फिर कन्न आते हैं। इसके बाद फिर इंडो ग्रीक इन्वेजन होते हैं, हिंदू यूनानी आते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं, ग्रीक आते हैं, ये सब लोग लाइन लाइन से आते रहते हैं। इसके बाद कुषाण वंश के बाद नीचे अगर आते हो आप तो 2-3 सातवाहन वंश आता है, फिर 2-3 साल खाली सा रहता है, छोटे छोटे रजवाड़े रहते हैं। उसके बाद गुप्ता एम्पायर आता है, उसके बाद हर्षवर्धन एम्पायर आता है, उसके बाद हर्षवर्धन के बाद फिर राजपूतों के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, जो छोटे छोटे रजवाड़े बनते हैं वो बनते हैं 12वीं शताब्दी तक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ा नाम उभर के आता है, जो दिल्ली पे साम्राज्य स्थापित करता है। उसके बाद वहाँ से इन्वेजन होता है फिर से मध्य एशिया से, जिसे मोहम्मद गौरी आता है और हराता है। इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसके बाद फिर मुगल एम्पायर आता है, फिर मुगल एम्पायर के बाद फिर अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद 1947 में आज़ाद होता है। उसके बाद ये पूरी हिस्ट्री का एरा है, जिसमें जो इतने ही मुख्य थे, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे विशेषकर बात कर रहा हूँ। साउथ इंडिया की हिस्ट्री अलग चलती है, क्योंकि वहाँ तक कभी कोई गया ही नहीं। सबसे बड़ा जो साम्राज्य है आज तक दुनिया, मतलब भारत में जिसने बनाया है, वो सबसे बड़ा एम्पायर अशोक ने बनाया था। वैसा उतना बड़ा साम्राज्य आज तक अंग्रेज भी कभी नहीं बन पाए, औरंगजेब वगैरह कोई नहीं बना पाया। वो औरंगजेब तो कभी जीत ही नहीं पाया साउथ को, और उसी को जीतने के चक्कर में ही उसका साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया, जो टूट के बिखर गया उसकी मृत्यु के बाद ही, ठीक है। फिर अन्य लोगों ने, मराठा ने, अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया धीरे धीरे आते हुए, ठीक है। तो अशोक का एम्पायर, एक मैं अब छोटी सी चीज़ बता दूँ आपको, दुनिया में 3 ही लोग महान कहे जाते हैं आज तक। आपने अगर हिस्ट्री कभी भी सुनी है, पढ़ी होगी, और तीनों के आप नाम जानते हैं। पहला अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। और दूसरा कौन है, अशोका द ग्रेट, और तीसरा अकबर द ग्रेट। अभी आज की आबादी 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, और इतने सालों का इतिहास है, केवल 3 ही लोग महान माने जाते हैं इतिहास में, और तीनों का नाम ए है। आज तक महानों की संख्या बी पे नहीं पहुंच पाई, ए से ही आगे बढ़ ही नहीं पाई। ये सोचने वाली बात है। लोग रोज़ पैदा होते हैं, लोग हज़ारों लोग, लाखों लोग रोज़ पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन महानों की दृष्टि में आज भी सिर्फ 3 ही माने जाते हैं, ठीक है। ये सोचनी है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता, कैल्कोलिथिक जिसे कहते हैं, ये तो पूरी तरह से पाषाण युग था। पत्थरों का उपयोग करते थे, जितने भी औजार वगैरह इनके होते थे वो सब पत्थरों वाले होते थे। इसमें क्या होता था, ताम्र पाषाण, कैल्कोलिथिक मतलब तांबा और पत्थर दोनों के मिक्सअप हथियार इन्हें बनाने लगे थे, थोड़ा थोड़ा दोनों का उपयोग होने लगा था, ठीक है। वैदिक युग सीधे सीधे इन्होंने, ये लोग, वैदिक जो कल्चर था ये लोहा नहीं जानता था, ये तांबे का ही उपयोग करता था, ठीक है। इसलिए आज भी तुम देखोगे कि जितने भी पूजा पाठ होते हैं उसमें तांबे के बर्तन का उपयोग बहुत किया जाता है। तांबे के बर्तन पानी पियो, तांबे के बर्तन ये करो, ये सब चीज़ें ज़्यादा मानी जाती हैं, ठीक है, यही कारण है। इसके बाद रिलीजियस मूवमेंट होगा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का बहुत अच्छी परंपरा रही है भारत की, कि भारत में भिन्न विरोधी विचारधाराएँ एक साथ फली फूली बढ़ी और आगे बढ़ रही हैं, और आज भी सभी जीवित हैं। ऐसा दुनिया के किसी भी देश के कोने में नहीं होता है। अगर आप किसी भी देश में अगर उस धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ मतलब बोल दे, तो आपको इस निंदा का आरोप लगा, फांसी तक चढ़ाई जा सकती है। लेकिन भारत में जहाँ चारवाक सीधे सीधे खंडन करते थे आज से ईसा से 600 शताब्दी वर्ष पूर्व,
और बौद्ध कहते थे प्रभु भगवान तो कुछ नहीं होते, भागवत धर्म कुछ नहीं होता। जैन भी यही कहते थे, चारवाक भी यही कहते थे। वैदिक धर्म कहता नहीं होता था, फिर भी कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई और भिन्न भिन्न विचारधाराएं एक साथ फली फूली और आज तक जीवित हैं। ये भारत की सहिष्णुता का सबसे बड़ा परिचय है। कभी भी निबंध आए तो अभी इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, ठीक है। मौर्य एम्पायर आएगा, फिर इन्वेजन होंगे, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, ठीक है। फिर ये गुप्ता एम्पायर मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी चीज़ लगी होगी। अब इसका खेल देख लेते हैं। जो BC लिखा रहता है, AD लिखा रहता है, सिरका लिखा रहता है, देखिए, और ये लिखा रहता है, ठीक है। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट हो गया, ईसा से पूर्व, और AD मतलब एनो डोमिनी मतलब ईसा के बाद, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और कॉमन इरा मतलब कि कॉमन इरा, जैसे कोई चीज़ आपने कह दिया कि 1970, तो ये फिक्स डेट हो गई, ठीक है। अगर आपने लिख दिया CE 1970 मतलब 1970 के आसपास का, ठीक है, ऐसे होता है ये। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ ही चीज़ें आज हो गई, निश्चित रूप से ये आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद एक चीज़ और करते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो शुरुआत हुई थी, मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले पाषाण युग था, कौन सा वाला, पैलियोलिथिक वाला। उसमें फिर 3 बार डिवीज़न होता है। कैसे होता है, 22 लाख से, मतलब लाख से ज़्यादा तिथि के बारे में नहीं आते, बस इतना जान लो कि कहानी के माध्यम से पूरा पाषाण काल को 3 में हम डिवीज़न फिर से कर सकते हैं। किसमें, निम्न, लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। पूरा पाषाण काल को, ठीक है, पैलियोलिथिक एज को लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और उच्च या हायर में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अपर में कर सकते हैं। इसके बाद लोअर जो था, ये चॉपर चॉपिंग, जो खुद कुल मिला के ये जान लीजिए कि जो चॉपर चॉपिंग संस्कृति है या फलक संस्कृति है और ब्लेड संस्कृति, देखिए कैसे लोगों ने किया। पहले जो मनुष्य था बिल्कुल जानवर की तरह था, बिल्कुल, ठीक है। उसको सबसे पहले आज से करीब 22 लाख वर्ष पूर्व बिल्कुल जानवर था, बिल्कुल बंदर की तरह दिखाई देता था। उसको कहते थे हम लोग होमो प्राइमेट्स, HP याद कर लीजिए, होमो प्राइमेट्स कहते थे। वो मानव बंदर की तरह बिल्कुल होता था, लेकिन चलना सीख गिरा था धीरे धीरे, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया था आज के तरह, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आया, ऑस्ट्रोपिथेलिकस आया 15 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिए, ऑस्ट्रोपिथेलिकस, ठीक है। इसके बाद होमो हैबिलिस आया, ठीक है, HH याद करिए, मैं लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा देखते भी रहेंगे तो खुद सही रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। फिर ऑस्ट्रोपिथेलिकस, और ये भिन्न भिन्न महाद्वीपों में एक साथ रहे, कभी आगे पीछे रहे, इसलिए ज़्यादा पेट नहीं है, बस ये एक कयास ही है, क्योंकि इसमें कोई रिसर्च कोई कर नहीं सकता, बस जो मिलते सबूत उसी के आधार पे लोग व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस हो गया। इसके बाद होमो इरेक्टस, पहला ऐसा माना था जो अपनी रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी हो गई तो खड़ा होना स्टार्ट कर दिया, होमो इरेक्टस, जैसा कि नाम है इरेक्टस, मतलब खड़ा होने सीख गया। उसके बाद कौन आया, निएंडरथल मानव, जिसके सबसे ज़्यादा सबूत पाए गए हैं, दुनिया के सभी कोनों में पाए गए हैं लगभग, ठीक है। इसके बाद कौन सा मानव आया, इसके बाद जो आज का मानव है ना, होमो सैपियंस, आज से 10,000 साल पहले आया है, जिसको क्रोमोगोनान मानव भी कहते हैं। हम लोग होमो सैपियंस हैं, ठीक है, आधुनिक मानव सबसे माने कहे जाते हैं, ठीक है। और ये विकास की परंपरा चलती रहेगी आगे आने वाले समय में, और आने वाले समय में आदमी का सर बड़ा और कद छोटा हुआ करेगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग धीरे धीरे बढ़ रहा है और विचार बढ़ रहे हैं और कद छोटा हो रहा है, शरीर से आदमी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। तो इसी चलती रहेगी हमेशा, विकास की परंपरा है। तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था, उसमें सबसे पहले चॉपर चॉपिंग, बड़े बड़े हथियार, मतलब इतने भद्दे और बेकार हथियार होते थे, पत्थर को सीधे सीधे यूज़ करते थे, इतने बड़े बड़े पत्थर ले लेते थे और उसको मार मूर के जानवरों को खाते थे। केवल वो शिकार करते थे और जंगलों से बीन बीन के खाते थे, ठीक है। ये हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा नुकीला करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनका काम चल नहीं पाता था, तो उसको फलक संस्कृति का, इसको चॉपर चॉपिंग कह सकते हैं। और हैंड एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी की खोज हो गई थी, लोग कुल्हाड़ी बनाए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में पत्थर बांध के काम चलाने लगे थे। थोड़ा पेना भी करते गए समय के साथ, और धीरे धीरे और पेना हो गया तो फलक संस्कृति कह दिया, ब्लेड संस्कृति जैसे कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने खुरचनी वगैरह बनाने लगे, साड़ी ना पत्थर से खुरच के मांस को खुरच के पतला कपड़े बनाने लगे, पहनने लगे थे, ठीक है। तो उसके बाद जो भारत कह रहा हूँ, विश्व में जो क्रांति आई वो कैसे आई, मध्य पाषाण काल में पहली बार आदमी ने पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, मध्य यूपी, अगर इंडिया की देखी जाए तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर, ठीक है, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह काम चलता रहा और आग का आविष्कार मध्य पाषाण में हो गया था। इसके बाद जो क्या होता है कि नव पाषाण काल आता है, जो कि ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए, ये जान लीजिए कि नव पाषाण काल जो है 10,000 वर्ष पूर्व लगता है, ठीक है। जो लोअर जो पूरा पाषाण काल था वो 50 लाख से लेकर 50,000 साल तक रहता है,
ठीक है। और जो उसके बाद 50,000 से 40,000 तक रहता है बीच वाला, उसके बाद 10,000 से लेकर ये अभी तक रहता है, 40,000 से लेकर 10,000 तक हो रहता है नवपाषाण काल। उस 10,000 के बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें चाक जी नहीं होता, कुम्हार की चाक जो बना के मट्टी के बर्तनों बन मृदभांड जिसे कहते हैं, वेयर कहते हैं इसे, वो बनाना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बड़े बड़े अच्छे हथियार बनाने लगे, पहिए का आविष्कार हो गया। जब पहिए का आविष्कार है तो जीवन में क्रांति आ गई। उसके बाद उसने क्या किया, अब उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया नवपाषाण काल में। पहली बार नवपाषाण काल में ही, न्योलिथिक एज में ही सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे पहले जो उगाई जाती है वाली जो है ना, वो एक तरीके से जौ ही है। वैसे तो बहुत सारे चावल वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन जो भारत में जो माने जाते हैं जौ के साक्ष्य इसलिए माने जाते हैं। देखा होगा पूजा पाठ में जौ का उपयोग जरूर किया जाता है इसी कारण से, क्योंकि वैदिक परंपरा में जौ सबसे पहले वही पाया जाता, गेहूँ कहाँ होता था इतना, तो जौ के ही वही जो पैदा होता था उसी को परंपरा बना लिया, और आज वो परंपरा आज तक चली आ रही है, ठीक है। जब हड़प्पा सभ्यता में बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे भारत की परंपरा आज तक जीवित है, जबकि दुनिया की उसकी समकालीन जितनी सभ्यताएं थी सब खत्म हो गई हैं। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की हो, चाहे माया की सभ्यता हो, चाहे जो सभ्यता हो, सब खत्म हो गई। दुनिया में सब एक साथ पली बढ़ी, लेकिन सब खत्म हो गई। लेकिन ये कंटिन्यू आज भी हो रही है। आज भी हम मिट्टी के घड़े का यूज़ करते हैं, आज भी हम त्यौहार वैसे ही मनाते हैं जैसे पहले मनाया करते थे, ठीक है। और उसका जो इस बारे में खैर बाद में बात करेंगे। अभी सब नवपाषाण काल से हो गया। इसके बाद नवपाषाण के बाद हड़प्पा सभ्यता आती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हम विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा डेमो दे दूं मैं इसका। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था ना कि उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता थी इराक में, दजला और फरात नामक दो नदियां थीं ऐसे, इसके बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, पूरी ग्रामीण संस्कृति थी एक तरीके से। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पनपी। हड़प्पा सभ्यता की जो आयु है कई बार अलग अलग मानी जाती है, लेकिन और उसमें हड़प्पा सभ्यता फिर बाद आई जो कि नगर नियोजन व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है नाली प्रणाली, जल निकास प्रणाली इतनी बेहतरीन थी उस समय कि ये जान लीजिए कि IAS की क्वेश्चन आया था 16 वाला में मेंस में, कि उसे पूछा गया था कि जो स्मार्ट इंडिया जो आज बना रहे हैं मोदी जी, क्या उसको प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से कुछ सीख सकती है। तो स्मार्ट इंडिया की जहाँ बात हम आज कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले, आज से हज़ारों साल पहले बना चुकी थी। वैसे कार्बन 14 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी ये 2350 से लेकर 1700 तक जाती है, ठीक है, 1750 तक जाती है। 2300 कह लो, मतलब इसमें कुछ फिक्स तो होता नहीं, आप जानते ही हो। तो कई लोगों ने, किसी ने 4300 बताया, कि सब ये BC की बात हो रही है, ठीक है, सब BC चल रहा है इस समय अभी। इसके बाद यही सब चीज़ें थी। हड़प्पा सभ्यता में बहुत खुल के बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक। तो ये थोड़ा सा इनिशिएशन था, डेमो था, और मैंने कोशिश की कि कुछ चीज़ों को जितना प्रीवियस पार्ट है उसको कम में सिंक किया जा सके, कम से कम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आ सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक दीजिए, मैं फिर आगे बनाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस हमें मॉडर्न पे करना है। एंशिएंट को हम जल्दी जल्दी भगा के ही करेंगे, क्योंकि जितना काम का हो उतना ही करेंगे, बाकी चीज़ नहीं। आपको एक कहानी पता होगी दिमाग में ना, तो कम से कम आप तुक्का मारने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद विस्तार से बताया करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना फीडबैक दीजिए जैसा लगता है, और फिर से हम करते हैं कुछ नया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।